फ्रेंड्स नमस्कार। मैं मुकेश मिश्रा, नालंदा शिक्षक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यस टेट का एग्ज़ाम चल रहा है और आज से शुरू भी हो गया है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लर्निंग एंड टीचिंग का है, जिसे कि जो है ब्लूम ने जो है 1956 में अपने अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, जिसको अंग्रेजी भाषा के 3H भी कहा जाता है। 3H अगर आपसे पूछा जाएगा कि 3H क्या है तो आपको समझ जाना होगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। इसमें हेड ज्ञानात्मक, हार्ट भावात्मक और हैंड मनोसंचालित, इनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इसमें ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में कॉग्निटिव डोमेन में जो चीज़ें आती हैं वो 6 स्तरों पर ज्ञान नॉलेज, जिसमें ये बताया गया है कि ये मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने से संबंधित है। मतलब कि कोई भी चीज़ कोई भी बालक याद रखता है उसको ब्लूम टैक्सोनॉमी के ज्ञानात्मक नॉलेज के रूप में माना जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे या जो इंफॉर्मेशनल चीज़ होती है उसको हम याद रख पाते हैं। दूसरा स्तर है इसका बोध कंप्रीहेंशन। यह है कि इस स्तर की मतलब किसी भी सामग्री को समझने की क्षमता से संबंधित है। अगर बालक या विद्यार्थी या छात्र उस क्षमता को समझ पाता है तो वो ब्लूम के इस स्तर में आता है, ज्ञानात्मक कार्यक्षेत्र के इस बोध स्तर पे आता है। फिर तीसरा है उपयोग एप्लीकेशन। इसमें आप देखेंगे कि ये अमूर्त और भावनात्मक ज्ञान, जो बच्चे का अमूर्त या भावनात्मक ज्ञान है उसको मूर्त या व्यावहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित है। उसको मूर्त रूप में या व्यावहारिक रूप में कैसे प्रयोग में लाया जाए उसको जो है एप्लीकेशन में देखा जाता है। जैसे कोई बच्चा अगर किसी चीज़ के बारे में भावनात्मक रूप से या अमूर्त रूप से जानता है और उसको अगर वो मूर्त रूप में लाता है तो या अपने व्यवहार में लाता है तो वो उसको उपयोग या एप्लीकेशन के अंतर्गत आएगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, बच्चा भगवान मान लीजिए श्री कृष्ण के बारे में जानता है ना, और वो उसके लिए अमूर्त है और भावनात्मक है, उसकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है। तो अगर वो क्या करता है, उनकी ग्राफिंग करता है, वो उनका चित्र बनाता है तो वो उसके लिए मूर्त हो जाएगा। और व्यवहारिक अगर मान लीजिए वो उनका जो है क्या बोलते हैं, उनके द्वारा जिस तरह के पहनावे पहने जाते हैं अगर उनको वो धारण करता है और कोई एक छोटा सा प्ले या पार्ट करता है अपने स्कूल में या विद्यालय में कहीं पे, तो वो उसके व्यवहारिक रूप में आने की संभावना होगी। तो इस तरह से कोई भी जो है ज्ञान को जब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं, जब उपयोग में कन्वर्ट करते हैं तो वो एप्लीकेशन कहलाता है। फिर अगला पॉइंट है नंबर 4, ये है विश्लेषण। जब किसी प्राप्त सूचना को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके जो है हम उसके अर्थ को उचित ढंग से समझते हैं तो वो विश्लेषण यानी एनालिसिस कहलाता है। फिर अगला है संश्लेषण। संश्लेषण में ये मूलतः घटकों को समावेशित करने के बारे में है ताकि किसी चीज़ को समग्र रूप से, मतलब कि अगर जो हम अभी अलग अलग करके जिसका अध्ययन किए हैं उसको एक रूप में या एकात्म रूप में क्या कर सके, मतलब कि उसको समग्र रूप में सोच विकसित कर सके उसके बारे में। जैसे मान लीजिए हमने बॉडी के पार्ट को अलग अलग जो है अध्ययन किया, लेकिन फिर पूरे शरीर का एक साथ अध्ययन करते हैं तो वो संश्लेषण के अंतर्गत आएगा। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम भी माना जाता है, मतलब कि जो विश्लेषण है उसका विलोम भी माना जाता है। फिर अगला है मूल्यांकन। मूल्यांकन को एवल्यूएशन भी कहा जाता है।
और एवोल्यूशन ये जो है जो कुछ भी हम पांचों चरणों में सीखते हैं उसको जो है विशेष परियोजनाओं में प्रयुक्त करने के तरीके और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में किया गया निर्णय है कि किस तरह से हम उसका मूल्यांकन करेंगे, जो ऊपर हम विभिन्न तरह की चीज़ों के बारे में सीखे हैं। तो ये उद्देश्य निर्धारित करने का, किसी भी चीज़ को सीखने के उद्देश्यों को निर्धारित करने के, ये ज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसके कुल मिलाकर के 6 स्तर हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लूम के प्रथम ज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है। तो 6 स्तरों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से स्तर हैं? तो ज्ञान स्तर है, बोध स्तर है, उपयोग स्तर है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक, इसके बाद अगले चरण पे चलते हैं। अगला है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, इफेक्टिव डोमेन। इसमें क्या है कि इसमें इस ज्ञान क्षेत्र को मुख्य अंतर मनोदृष्टि, भाव, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता होती है। जो हम सीखते हैं या जो हम बच्चों को कई तरह से जो है अभिप्रेरित करते हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें जो है महत्व दिया जाता है। जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए, इस पे जो है इसमें बात की जाती है। किस किस तरह की चीज़ें हैं इसमें? तो इसमें 5 भागों या 5 स्तरों में जो है विभाजित किया गया है। पहला है स्तर आग्राहण, जिसको रिसीविंग बोलते हैं, मतलब कि सुनने की इच्छा। हम कैसे जो है क्या करें कि बच्चे के अंदर सुनने की इच्छा जागृत हो। फिर अगला है प्रतिक्रिया, कि अगर बच्चा कुछ भी सुन रहा है या कुछ भी नॉलेज को एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, किस प्रकार का रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो उसकी सहभागिता की इच्छा है कि नहीं है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में कि नहीं कर रहा है, वो इस पे डिपेंड करता है। फिर आकलन, वैल्यूइंग, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है, उसका हम आकलन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। इन सारे सवालों के जवाब जो है आकलन के अंतर्गत आते हैं। संयोजित करना मतलब ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ या किसी सीखे हुए ज्ञान को जो है व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संयोजित करना या ऑर्गेनाइज करना के अंतर्गत आता है। निरूपण, अब इसको संयोजित करने के बाद उसको आत्मसात करना, करेक्टरिस्टिक्सन इसके अंतर्गत आता है। और ये निरूपण जो है किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के बाद अपने आप में आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है ये मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। ये जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से जो है मनोगद्यात्मक, मनोप्रेरक और क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी इसको कहते हैं। ये मुख्य रूप से तकनीकी कौशलों के अधिग्रहण से संबंधित है। जो बच्चे जो है तकनीकी कौशल सीखते हैं उससे संबंधित है। ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के इसके निम्न 5 स्तर हैं। पहले वाले के 6 स्तर थे, दूसरे वाले के बोध स्तर के क्या बोलते हैं, भावात्मक स्तर के जो है 5 स्तर थे और इसके भी 5 स्तर हैं। मनोसंचालित के भी 5 स्तर है। पहला क्या है, प्रतिरूपता। इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। मतलब कि स्किल्ड व्यक्ति के द्वारा सीखी गई चीज़ों को हम हूबहू या बच्चे हूबहू अपनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए बढ़ई का काम जान रहा है, कोई लोहार का काम जान रहा है, कोई जो है
मोबाइल बनाने का काम जान रहा है, तो उसको हूबहू सीखना जो है प्रतिरूपण कहलाता है। कार्य साधन या हस्त कौशल, एक विद्यार्थी मशीनरी उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि आत्मविश्वास बढ़े। अगर बच्चा जो है कार्य साधन और हस्त कौशल सीखता है तो उसका जो है आत्मविश्वास बढ़ता है। परिशुद्धता, अक्सर ये देखा जाता है कि अगर हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, जैसे कि कहा भी जाता है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, अगर एक ही कार्य को बार बार करते हैं तो उसमें शुद्धता बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है और धीरे धीरे शुद्धता बढ़ जाती है। अस्पष्ट अभिव्यक्ति, ये भी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी अभिव्यक्ति को, चाहे वो कला के माध्यम से हो चाहे वो मौखिक माध्यम से हो, अगर वो अच्छे से करता है तो उसका जो है क्या होता है कि अस्पष्ट अभिव्यक्ति बढ़ जाती है या उसकी अस्पष्ट अभिव्यक्ति होने लगती है। फिर अगला है प्राकृतिककरण, नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या है कि कौशलों को आत्मसात किया जाता है और शिक्षार्थी अनुरूप एडाप्ट किया जाता है, मतलब कि शिक्षार्थी अपने अनुरूप जो है कौशलों को सीखते हैं और अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर कोई जो है मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो मॉडिफाई करते हैं, नई तकनीकों को भी शामिल करते हैं, आदि गुणों को सीखना जो है ये सब जो है प्राकृतिकीकरण के अंतर्गत आता है। अब ये कुल मिलाकर के मनोसंचालित के पाँच स्तर हैं और पांचों स्तरों को समझना जानना जरूरी था, जो कि हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद एक विद्वान हैं 2001 में, इन्होंने एडरसन और करतवुल, ये दो विद्वान हैं, इन्होंने ब्लूम के वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया है। आपसे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है इनके ऊपर, तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इनका कहना था कि ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया है। उन्होंने समझ के स्थान पर बोध और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मक शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लूम के नियमों में समझ के स्थान पर एडरसन ने या करतवुल ने किस शब्द को महत्व दिया है? तो बोध शब्द को। और संश्लेषण के स्थान पे किस शब्द को महत्व दिया है? तो सृजनात्मकता को। ठीक है। फिर उसके बाद एडरसन और करतवुल ने जो है ज्ञान के 4 आयाम बताए हैं। पहला है तथ्यात्मक ज्ञान, जो कि फैक्ट पे निर्भर करता है। दूसरा है वैचारिक ज्ञान, जो कि हमारे विचारों पर निर्भर करता है। तीसरा है क्रियात्मक ज्ञान, जो कि क्रिया के द्वारा जो है संचालित होता है। क्रिया मतलब कि जिसमें कि जो है एक्टिविटी शामिल होती है। चौथा है मेटाकॉग्निटिव, मतलब कि ज्ञान का ज्ञान, मतलब कि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए, इसका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 स्तर जो है उन्होंने 4 आयाम बताए हैं एडरसन और करतवुल ने। इनको भी विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। ये देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी थी और इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। STET के जो सिलेबस है सेकेंड चैप्टर का लास्ट पार्ट है जो टीचिंग का, उसमें दिया गया है। तो इससे जो है कम से कम 2 से 3 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसको अच्छे से समझ लेंगे। किसी भी तरह की समस्या होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हाँ, STET की जो है टीचिंग की क्लासेस सुबह 6 से 7 चल रही हैं। जिन भाइयों बंधुओं को जुड़ना होगा वो नीचे दिए गए ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको गूगल मीट का लिंक सुबह भेजा जाएगा, उससे आप क्लास में ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं जो कि पूरी तरह से निःशुल्क हैं। आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, जैसे हिंदी का है, संस्कृत का है और भी
कई सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।